अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल 4.6 से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। यानी एक कार का स्टीयरिंग है, उसका रेडियस गिवन है स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर, और उसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड करना है। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड्स पे, स्टेयरिंग के इधर भी और स्टेयरिंग के इधर भी 50 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, यानी फोर्स गिवन है जो हम दोनों साइड्स पे लगा रहे हैं 50 न्यूटन इधर और 50 न्यूटन इधर, और स्टेयरिंग व्हील का रेडियस गिवन है। इन फोर्सेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसमें वो टार्क हमने फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल 4.6 का सलूशन है, जिसमें डाटा हमें गिवन था कि एक स्टेयरिंग है कार का, दोनों एंड्स पे फोर्स स्टूडेंट्स 15 न्यूटन लगा रहे हैं। आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और एक लाइन में नहीं है, तो ये कपल प्रोड्यूस करेंगी। कपल की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा इस स्टीयरिंग में, वो टार्क हमने कैलकुलेट करना है। और इस स्टीयरिंग व्हील का हमें रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो डाटा देखते हैं। फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, रेडियस गिवन है स्टीयरिंग ऑफ कार का रेडियस 16 सेंटीमीटर। फिगर से अगर हम देखें तो ए बी, टार्क ऑफ कपल का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई ए बी, यानी दोनों फोर्सेस के बिटवीन ये कंप्लीट डिस्टेंस ये मल्टीप्लाई होता है एफ के साथ। तो ए बी फाइंड करने के लिए ये है आर, बी से ओ तक आर है, ये भी आर, क्योंकि रेडियस जितना ये वाला उतना ये वाला होगा, तो 2 आर करें फिर ए बी होता है। तो फिगर से हमने ए बी को 2 आर के इक्वल कर दिया। आर की वैल्यू पुट की 16 सेंटीमीटर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 32, सेंटी की वैल्यू पुट की 10⁻⁻² तो टोटल डिस्टेंस निकल आया दोनों फोर्सेस के बिटवीन। फोर्स गिवन थी हमें, टार्क ऑफ कपल फाइंड करना है, इसका फार्मूला लिखा, एफ की वैल्यू पुट की 50, ए बी फाइंड किया ये वाला, इसकी वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 16 न्यूटन मीटर। तो ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाई टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। यानी एक पिक्चर फ्रेम है, उसको दो रस्सियों के साथ, दो स्ट्रिंग्स के साथ हमने हैंग करवाया है। दोनों में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, एक में इतनी होगी एक में इतनी, उस पिक्चर फ्रेम का वेट हमने फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल 4.6 का सलूशन है। एक पिक्चर फ्रेम है, दो स्ट्रिंग्स के साथ इसको हैंग करवाया हुआ है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, रस्सी में जो तनाव आएगा ऊपर को, इसके वेट की वजह से वो दिया हुआ है 3.8 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, जो खिंचाव आएगा, वो है 4.4 न्यूटन। इस पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है। तो टेंशन T1 दी हुई थी, T2 वेट फाइंड करना है। फिगर से अगर हम देखें, दो फोर्सेस अपवर्ड है इस फ्रेम के ऊपर, टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं, दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्सेस इनका सम डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, T1 प्लस T2 के। फिगर से हमने लिख लिया, T1 की वैल्यू पुट की, T2 की, दोनों को ऐड करेंगे, वेट निकल आया इस पिक्चर फ्रेम का 8.2 न्यूटन। क्योंकि वेट एक फोर्स है इसलिए हमने न्यूटन लिखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8 है। न्यूमेरिकल 4.8, two blocks of masses m 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown, find the tension in each string। तो डाटा हमें गिवन है, दो मैसेज हैं, दो ब्लॉक्स हैं जिनके मैसेज गिवन है 5 kg, ये बड़ा ब्लॉक है, फिगर से देखें तो ये हैवी है, इसका मैस गिवन है 5 kg, दूसरे का है 3 kg। दोनों को दो रस्सियों से हमने हैंग करवाया हुआ है, इसको इस स्ट्रिंग के साथ और इसको इस स्ट्रिंग के साथ। इन स्ट्रिंग्स में स्टूडेंट्स जो खिंचाव आएगा, जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें इनके मैसेज दिए हुए हैं ब्लॉक्स के।
जिन रस्सियों से बांधे हुए हैं उनमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो हमने फाइंड करनी है। ये डाटा गिवन है हमें, मैस M1 M2 T1 T2 हमने फाइंड करनी है। T1 इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी और T2 इस स्ट्रिंग में। इस वाले ब्लॉक के मैस को हमने M1 कह दिया है और इसके मैस को M2 कह दिया है, ठीक है, और इसके वेट को W1 और इसके वेट को W2। तो फिगर से अगर हम देखें, पहले हम इस ब्लॉक के केस में टेंशन फाइंड करेंगे। इस ब्लॉक के केस में देखें, इसके ऊपर ओनली दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक नीचे को और एक ऊपर को। तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी, यानी T1 W1 के इक्वल होगी। तो लिख लिया T1 इज इक्वल टू W1, और हमें पता है W इज इक्वल टू mg। पुट किया M1g, M1 दिया 3g की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होती है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 30 न्यूटन। T1 इस रस्सी में टेंशन फाइंड कर ली। अब हमने स्टूडेंट्स इस रस्सी में टेंशन फाइंड करनी है, इस वाली में। तो इस रस्सी में ज़्यादा खिंचाव आएगा क्योंकि इस रस्सी के साथ ये बॉडी अटैच है और इसके साथ आगे ये वाली अटैच है। तो सबसे ज़्यादा खिंचाव इस स्ट्रिंग में आएगा। वो देखेंगे वाकई उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो वो भी देखते हैं। तो फिर T2 फाइंड करने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, फिर इस केस में दो, एक सॉरी तीन लग रही हैं। T2 ऊपर को और इसका वेट भी नीचे को W2 और इसका वेट भी नीचे को W1। दो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं और एक फोर्स अपवर्ड है, इसलिए T2 इक्वल करेंगे W1 प्लस W2, यानी दोनों का वेट इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस करवा रहा है, इन दोनों का वेट ज़्यादा खिंचाव प्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए दोनों के वेट्स का सम T2 के इक्वल करेंगे। तो कर दिया हमने, T2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 M1g M2g, वैल्यूज़ पुट की 3 10, M2 की 5 और 10, इनको मल्टीप्लाई करवा के ऐड किया तो आंसर आया स्टूडेंट्स 80 न्यूटन। इससे हमें ये पता चला वाकई T1 टेंशन कम आई है और T2 टेंशन ज़्यादा है, 80 न्यूटन है। ये 30 है, ये 80 है, तो ये वाली टेंशन जो इसमें प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी फिर। तो ये था न्यूमेरिकल 4.8। नेक्स्ट 4.9 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है, अ नट हैज़ बीन टाइटनड बाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स? यानी एक नट है जिसको हम टाइट कर रहे हैं 200 फोर्स न्यूटन फोर्स लगा के, और उस स्पैनर की लेंथ कितनी है जिससे हम टाइट कर रहे हैं नट को 10 सेंटीमीटर। तो ये एक सेंटेंस। अगला सेंटेंस ये है, व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर, स्पैनर की लेंथ क्या होगी जब फोर्स हम 150 न्यूटन करें, यानी जब फोर्स कम कर दें, पहले फोर्स 200 न्यूटन लगा रहे थे और नट को टाइट कर रहे थे। दूसरे केस में जब फोर्स 150 न्यूटन लगाएं और हम नट को लूज़ कर रहे हैं, फिर स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इस वाली फोर्स को F1 कह देंगे, इस वाले डिस्टेंस को L1 कह देंगे, ये फोर्स F2 हो जाएगी और L2 हमने फाइंड करना है। तो ये डाटा गिवन है हमें, फोर्स लगा रहे हैं एक स्पैनर के ऊपर 200 न्यूटन और लेंथ कितनी है उस स्पैनर की L1 10 सेंटीमीटर, यानी मोमेंट आर्म गिवन है, और इस फोर्स से हम नट को टाइट करेंगे, जबकि उसी स्पैनर के ऊपर हम फोर्स लगा के उसको नट को लूज़ करेंगे। अब जब लूज़ करेंगे फिर फोर्स लगेगी 150 न्यूटन, फिर स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है जिसको L2 कहा है। तो डाटा गिवन था हमें, फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दी हुई थी 200 न्यूटन और लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स दी हुई थी 150 न्यूटन, इसकी केस में जो स्पैनर की लेंथ होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने यूज़ कर दिया, क्योंकि इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इक्वल होता है।
क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है F1 L1 क्योंकि टा 1 ऑन है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टा 2, तो टा 1 F1 मल्टीप्लाई L1 आ जाएगा, टा 2 आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई L2 एंटी क्लॉकवाइज इस फोर्स की वजह से। F2 मल्टीप्लाई L2 टार्क का फार्मूला होता है ये वाला F मल्टीप्लाई L। फिर हमने L2 फाइंड करना है, F2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, L2 इधर ही रह गया। वैल्यूज पुट की स्टूडेंट्स और L2 की वैल्यू निकल आई 13.3 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि L1 लेंथ गिवन थी हमें सेंटीमीटर में, हमने उसको मीटर में बदला था। आप मीटर में ना भी कन्वर्ट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो ये आंसर निकल आएगा। तो ये हमने सेंटीमीटर में लास्ट पे कन्वर्ट किया हुआ है, फिर ये आंसर आया। नहीं तो आप इस न्यूमेरिकल में जो लेंथ गिवन है L1 उसको सेंटीमीटर में ही रहने दें, ताकि जो हमारा आंसर है वो भी सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। लास्ट पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.10 है। इसकी स्टेटमेंट है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? क्या हमें डाटा गिवन है, एक हमें लॉन्ग यूनिफॉर्म बार दिया हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसके एक एंड पे एक मैस को हैंग करवा रहे हैं, एक बॉडी को जिसका मैस 10 kg है, और कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end? यानी एक एंड पे, उस बार के एक एंड पे हमने बॉडी हैंग करवा दी है, दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगाएं कि वो बार अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो ये हमें डाटा गिवन है। एक बार है, स्केल कह लेते हैं, जिसको हमने वेज के ऊपर, ये वेज है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हमने इसको बैलेंस करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। एक एंड पे 20 kg मैस है, 10 kg मैस वो हमने हैंग करवाया है 20 सेंटीमीटर के फासले पे। दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए, यानी अगर हम फोर्स ना लगाएं ये तो नीचे गिर जाएगा, फिर ये वाला बार तो नीचे गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। दूसरे एंड को भी हम किसी तरह नीचे को प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस होगा ना, इसलिए दूसरे एंड पे कितनी फोर्स लगाएं तो ये बैलेंस हो जाए, वो फोर्स हमने फाइंड करनी है। और हमें बार की लेंथ गिवन है 1 मीटर, तो हाफ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, और ये भी हाफ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये पढ़ चुके हुए हैं। डेटा हमें गिवन है रॉड की लेंथ, मैस गिवन है इस ब्लॉक का 10 kg, ए सी डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए सी 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, और फिगर से बी सी जो है ये किसके को आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के, तो सेंटी की वैल्यू लगाएंगे, ये बन गया, यानी L2 भी आ गया, L1 इसको कह देंगे, इसको M, ये M दिया हुआ है, ये रॉड की लेंथ है। इस फिगर के ऊपर भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करवा रही है, ये फोर्स इसका वेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट टा 1 टा 2 के इक्वल कर देंगे। टा 1 आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई L1 है 20 सेंटीमीटर, टा 2 आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई L2। F2 हमने फाइंड करनी होगी, और L2 स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया, अभी L2 आया है 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर, तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास फोर्स निकल आएगी। तो फिगर से हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज़ किया, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वो जो फोर्स लग रही थी वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करा रही थी, और जो हमें मैस गिवन था वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करा रहा था। तो इसका क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा टा 1, ये आ जाएगा टा 2, F मल्टीप्लाई बी सी, फिगर से आप देख सकते हैं बी सी मोमेंट आर्म है, F मल्टीप्लाई ए सी, इस फोर्स के केस में ए सी आता है मोमेंट आर्म, हमने F फाइंड करना है, बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू एम जी, फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ चुके हुए हैं।
इसलिए इसकी जगह पे एम जी पुट किया। एम दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है। ए सी दिया हुआ था हमें 20 सेंटीमीटर, तो सेंटी की वैल्यू लगा दी हुई है। बी सी हमने फाइंड किया था 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, तो फोर्स निकल आई 40 न्यूटन। यानी हम बार के ऊपर दूसरे एंड पे 40 न्यूटन फोर्स लगाएं, फिर वो बार बिल्कुल वेज के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, न्यूमेरिकल्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।